इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक है आहाना, एवरयूथ मेंस, ओरिएंट PSPO और इंडिका EV2 25 kmpl। लोगों ने कहा आसमान छूने सी बात है, ताना कसा ख्वाहिशों के जम पर ही अच्छे। पर मैं डरता किससे? कैपिटल की कमी, सिस्टम, लाइसेंसेस या कंपटीशन से? वैसे भी अकेला कहाँ था। अब मेरे अंदर मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर था। अब मैं उड़ सकता था। करो सपने सच, भरो एक नई उड़ान, आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं और म्यूचुअल फंड्स। आपने ये तो कहा है कि जो एंट्री लोड वाला हुआ उसको तो रिविजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री को एक तरफ तो मदद चाहिए। दो तरीका है देखने का। एक तरीका तो ये है कि ये पुश किए बिना प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, तो कोई तो डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल लाना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि खुद का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। पूरी इंडस्ट्री डिक्लाइन पे जा रही है, इनके परफॉर्मेंस को लेकर के लोगों के मन में वो भरोसा नहीं बन रहा। SIP एक अच्छी डेवलपमेंट हुआ है कि उसमें लगता है कि एक इनिशियल दिलचस्पी इन्वेस्टर को खुद हो रही है, आ रहा है, लेकिन अभी क्रिटिकल मास बनने में वक्त लगेगा। तो म्यूचुअल फंड की बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है? मुझे लगता है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल नहीं है, फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की जरूरत है क्या? प्रोडक्ट की इतनी तादाद कम करने की जरूरत है क्या? आपकी राय इस पे जानना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ये सही कहा कि फंड मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में जानकारी हम नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, और तुलनात्मक तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने इसके लिए भी एक और वर्किंग ग्रुप बनाया है। 3 वर्किंग ग्रुप में ये तीसरा वर्किंग ग्रुप। आप सोचते होंगे कि हमने बहुत से वर्किंग ग्रुप बनाए लेकिन वर्किंग ग्रुप की आवश्यकता इसलिए है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उस पर अपना माइंड अप्लाई कर लें, तब हम डिसीजन लें, वेल थॉट डिसीजन। हाँ, तो इस वर्किंग ग्रुप का जो मैंडेट है उसमें इस तरह की बातें बिल्कुल हैं कि म्यूचुअल फंड्स को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को क्या क्या डिक्लेरेशन देना चाहिए, क्या क्या जानकारी पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि अभी तक केवल ये होता है कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं। पहले था कि डेली का होता था या मंथ एंड का होता था, तो हुआ मंथ का एवरेज, अब 3 महीने का एवरेज है, तो थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ है। लेकिन किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कितने ब्रांचेज हैं, कितने शहरों में वो काम कर रहे हैं, उनके जो भी एसेट्स हैं उसका क्या प्रतिशत और क्या राशि इक्विटी में है, ये सब जानकारी लोगों को नहीं है। उसी के साथ साथ हम ये फंड मैनेजर्स की जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में भी जानकारी दिलाना चाहते हैं कि ये पब्लिक को पता चल जाए। और जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, कमिटी उस पर देख रही है कि क्या क्या और मेथड है कि हम इसके रीच को आगे बढ़ाएं, और संभावनाएं इसकी बहुत है। 3, 4, 5 ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन वो रिकमेंड करते हैं, तब हम निर्णय लेंगे। और हम फिर इस बात पर आएंगे कि म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन में लोगों को सहूलियत की कमी है, उसको हम किस प्रकार से और सहूलियत दें, उनको ऐसी व्यवस्था करें कि वो आसान इसको पाएं। टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग किया जाए इसके लिए, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये 3-4 तरीके से हम काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रचार और ऑफ कोर्स ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन की बात है, म्यूचुअल फंड उद्योग को भी उससे बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। ये जो हम लोग एजुकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, उसमें कोई आपने कहा कि बहुत बड़ा कार्यक्रम बना रहे हैं, थोड़ा उसका कुछ अगर डिटेल आप शेयर करना चाहें तो। जी, हम लोगों ने एक प्रयोग किया है। पहले हम कुछ इन्वेस्टर एसोसिएशन को ग्रांट देते थे, और वो साल में 3, 4, 5 प्रोग्राम कर लेते थे। उसका कवरेज और फॉलोअप हमारी समझ से कम था। हम उसको बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश में ये कहना है कि बस एक ही तरीका सही है, बाकी सब तरीके गलत है, वो भी अपने आप में सही नहीं है। लेकिन हमने एक रिसोर्स पर्सन का सिस्टम निकाला है, और करीब 100 जिलों में रिसोर्स पर्सन की हमने बहाली कर दी है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, कुछ प्रोग्राम भी प्रारंभ हो गए हैं। इसको हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। मेरा ये मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस दिशा में बहुत ही अच्छा काम किया है, मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और आप लोगों ने ये काम अपने आप किया है, आपको किसी प्रकार का इंसेंटिव सरकार ने या सेबी ने नहीं दिया है, अपने आप लोगों ने किया है। तो मैं इस प्रयोग को और आगे बढ़ाऊंगा। यूज ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, सबका यूज करके इसके लिए भी हम लोग कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, और आगे इसको हम बढ़ाएंगे। तो जो स्पेसिफिक कदम है वो इस प्रकार से। जो आप कह रहे हैं कि
म्यूचुअल फंड को प्रचारित किया जाए या आईपीओ नीट क्लीन आए, इन सब के पहले सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यहीं से बनना शुरू होगा कि रॉन्गडूअर को कितनी जल्दी और कितने खुले में सजा मिल रही है। ग्रीवांसेस पर क्या करेंगे? ग्रीवांसेस के लिए हम 2-3 काम कर रहे हैं। एक तो कि हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि एक टोल फ्री नंबर रहेगा और वो बहुत जल्दी होने वाला है। टोल फ्री नंबर पे देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उस शिकायत पर क्या एक्शन हुआ, वहां पे सुपरवाइजर्स रहेंगे, सीनियर लोग रहेंगे कि उसको आगे बढ़ाएं और उनको फीडबैक दिया जाए। इस व्यवस्था से मुझे लग रहा है कि काफी लोग तब में ये विश्वास जगेगा कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी तो बहुत हताश होकर लोग कंप्लेंट करते हैं, प्रायः लोग भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हताशा में लोग नहीं पहुंचे, लोग प्रारंभ में ही हमारे पास आए ताकि हम उनका ग्रीवांस रिड्रेसल कर सके। दूसरी बात है कि जहां भी हम पा रहे हैं या पाएंगे कि किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस में, किस प्रकार के इंटरमीडिएटरीज में कंप्लेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, उन पर हम एक्शन लेंगे। और यहां हम थोड़ा सा आपसे असहमत हैं। सेबी का ट्रैक रिकॉर्ड ऑन टेकिंग एनफोर्समेंट एक्शन, इसमें काफी प्रगति हुआ है, काफी सुधार हुआ है। हो सकता है हमें और करना चाहिए, लेकिन आज से 5 साल पहले हम जहां पे थे उसके कंपैरिजन में एनफोर्समेंट एक्शंस में काफी सुधार हुआ है। उस बात को हम और आगे ले जाएंगे। तो जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनको इफेक्टिव पनिशमेंट मिले, टाइमली पनिशमेंट मिले, ये हम करेंगे। लेकिन हमारा मेन प्रेशर पॉइंट रहेगा डिटरेंस। हम चाहते हैं कि जो लोग इस प्रकार के काम करने की इच्छा रखते हैं उनके मन में एक भय हो, रेगुलेटर के प्रति, सिस्टम के प्रति एक भय हो कि हम अगर गलत करेंगे तो कोई न कोई देख रहा है और हम पर एक्शन होगा। वो हमारा पहला फोकस है जी। इससे मेरा मन हो रहा है ये पूछने का कंसेंट ऑर्डर्स के बारे में, क्योंकि एक तरफ तो आपने जो कहा कि या तो डर लगे लोगों को या कई बार लगता है अच्छा गलती हो गई तो ठीक है कंसेंट ऑर्डर के लिए चले जाएंगे और कुछ भी जुर्माने से हम निकल आएंगे। कंसेंट ऑर्डर अपना रोल ठीक से प्ले कर रहा है या इसमें भी स्पीड और सब्जेक्टिविटी को एड्रेस करने की जरूरत है? मैं आपसे इतना सहमत हूं कि एक धारणा सेबी के बाहर में है कि इसमें सब्जेक्टिविटी है, लेकिन यहां के मैंने देखा है कि सिस्टम में सब्जेक्टिविटी को कम करने के लिए काफी मेजर्स लिए गए। एक आउटसाइड एक्सपर्ट्स की कमिटी है, एक अफसर निर्णय नहीं लेता है, एक कमिटी ऑफ ऑफिसर्स निर्णय लेते हैं और जो निर्णय जो आउटसाइड एक्सपर्ट लेते हैं उसके बाद भी सेबी बोर्ड उनसे असहमत हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि उसको 100% हमें मानना है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कंसेंट में कोई इंटरनल थिंकिंग नहीं है कि किस प्रकार से हम एक रूपता लाएं, कंसिस्टेंसी लाएं। ये डिलिबरेट नहीं हुआ है, ये एक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो इस दिशा में सेबी फोकस कर रहा है कि सेम प्रकार के अगर गलतियां हैं तो उनमें सेम प्रकार का ट्रीटमेंट हो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो। और मैं समझता हूं कि ये अगर हम कर लेंगे तो जो बाहर में ये परसेप्शन है कि सब्जेक्टिविटी काफी है, उसमें कमी आएगी। तो हम एक रूपता किस प्रकार से लाएं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनका रिव्यू कर रहे हैं और ऐसा सिस्टम ला रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी आए इसमें।